आज वापस 11th स्टैंडर्ड में चलते हैं। आप नहीं थे 11th में अकाउंट में, बट थोड़ा बहुत ये जरूर सुना होगा। जनरली हम कहते हैं हम अकाउंट्स जब भी बनाते हैं 12 मंथ्स के बनाते हैं। उन 12 मंथ्स के अंदर हम कहते हैं या तो वी फॉलो 1st जनवरी टू 31st दिसंबर, विच वी यूज टू कॉल एज कैलेंडर ईयर, या फिर वी डू 1st अप्रैल टू 31st मार्च, जिसको हम क्या बोलते थे, फाइनेंशियल। नाउ लेट्स से मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1st अप्रैल 21 टू 31st मार्च 22। मैं नोट्स में सब लिखा हुआ दूंगा, कुछ चीजें जहां लिखना होगा वो मैं बता दूंगा। 1st अप्रैल 21 टू 31st मार्च 22, मैंने कहा ये साल है जिसमें मैंने पैसा कमाया। जिसमें मैंने पैसा कमाया, कैसे कमाया? मैं क्रिश तो हूं नहीं। क्रिश के हाथ में 6 उंगलियां, मेरे हाथ में कितनी? क्रिश के हाथ में 6 उंगलियां। मेरे पास एक लड़का आता है डीलर फेस 5 से आता है, पिनाकल से शायद, उसके हाथ में 6 उंगलियां। मगर मैं क्रिश थोड़ी हूँ, मेरे हाथ में तो 5 ही उंगलियां। टू बिगिन विद, हमारे सोर्स ऑफ इनकम, साथ साथ कुछ बेसिक चीजें जो हम साथ साथ बात करते जाएंगे। मैंने कहा मैं पैसा कैसे कैसे कमा सकता हूँ। अब अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, देखो बड़ी सारी चीजें ना लिंक्ड होती है, थोड़ा समझना आसान हो जाता है। वहां पे सबसे पहले एक पढ़ते थे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड में सबसे पहले आता था कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नथिंग बट मालिक और नौकर, एंड वी टॉक अबाउट सैलरी। फिर उसके बाद वहां पे आप पढ़ते थे ऑपरेटिंग सरप्लस, और मैं अपने बच्चों को ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसे पढ़ाता, रेस्ट इन पीस। और आर का मतलब राज, मेरा नाम ही ले लेते थे पुराना, बदतमीज थे। तो RIP रेस्ट इन पीस होता है ना, तो आर लगा दिया। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। इनकम मेथड याद दिला रहा हूँ, उसके अंदर ये कंपोनेंट होते थे ऑपरेटिंग सरप्लस के, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, वन बाय वन। एक तो आपने लिख दिया सैलरी। उसके बाद जब आप बोल रहे हो रेंट, रेंट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है, हाउस प्रॉपर्टी, ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स में घर है क्या ये भी हाउस है? मगर वो बाद में देखेंगे। बट टू बिगिन विद, अनदर इनकम इज इनकम फ्रॉम, ये लिखना नहीं बच्चे, हमने पढ़ना है, मैं बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर मैंने कहा यार, शाहरुख खान का डायलॉग, धंधे से बड़ा कोई नहीं होता, पता नहीं कौन सी पिक्चर, बट कौन सी थी, पठान, रईस, व्हाटएवर, काला कुर्ता पहन के। कहने का मतलब PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन लेमैन सेंस बिजनेस। फिर मैंने कहा यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, लिखवाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ लेमैन सेंस, अभी तो बिजनेस है, वैसे उसकी फुल फॉर्म है। पूरा चैप्टर करने हैं बच्चों, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हमारे डिटेल में। PGBP बेसिकली स्टैंड फॉर, मेरे नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन मैंने कहा यार और कैसे पैसा कमा सकता हूँ। मैं कहा यार मैं एक काम करता हूँ, शेयर मार्केट में शेयर खरीदता हूँ, 10 का खरीदता हूँ, होल्ड करूंगा, सुनना मेरी बात, होल्ड करूंगा, जब बहुत ज्यादा जाएगा बेस्ट। मेरा काम शेयर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग, मैं तो टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरी इनकम कम्स अंडर और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड, यानी जो मार्केट में लाला बैठा है उसकी भी बिजनेस इनकम है, मेरी भी बिजनेस है, बट मेरी जैसी बिजनेस इनकम को प्रोफेशनल इनकम कहते हैं। दैट्स व्हाई द टर्म प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट एट द सेम टाइम जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, 10 रुपए का शेयर खरीदा, 12 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। बट इसे प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। व्हाई? क्योंकि जो मैंने शेयर्स खरीदे, दैट्स माय एसेट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट टू बाय दैट शेयर कॉल्ड एसेट। सो इस कैपिटल एसेट को बेच के जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, एंड हेंस द टर्म कैपिटल गेन, हेंस द टर्म, एक मिनट रुक जा पुत्र, हेंस द टर्म कैपिटल गेन। और लॉ इतना स्मार्ट है ना, लॉ कहता है हमारे इंडिया में हर्षद मेहता जैसे लोगों की कमी नहीं है। वो कहता है हमारे हाथ में उंगलियां भी कितनी, 5, और मुझे हर इनकम पे टैक्स चाहिए, मुझे हर इनकम पे। तो लॉ ने लास्ट हेड देखो कितना स्मार्ट बनाया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बिफोर आई गो फर्दर, मैंने कहा मैं जो भी पैसे किसी फाइनेंशियल ईयर में अर्न करता हूँ वो इन 5 हेड्स के अंदर अर्न कर सकता हूँ।
यानी अगर आपकी कोई इनकम, आप कहते हो मैं तो पहले 4 हेड में फॉल ही नहीं करता, तो वो क्या कहेगा कौन से हेड में फॉल करता है? क्योंकि अदर में तो सब आ गया, अदर में तो आपका सब कुछ आ गया। तो योर इनकम बेसिकली इज फॉलिंग अंडर दीज 5 हेड्स। नौकरी करूंगा, सैलरी इनकम। धंधा करूंगा, बिजनेस इनकम। रेंट पे प्रॉपर्टी दूंगा, रेंटल इनकम कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल एसेट्स खरीदूंगा और खरीद के बेच दूंगा, कैपिटल गेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई टेक अ वेरी लाइव एग्जांपल। बताओ इंटरेस्ट इनकम को कहां पे लें? मेरा काम इंटरेस्ट कमाना थोड़ी है। मैंने एफडी करा रखी थी, उसमें इंटरेस्ट मिल गया। बताओ उस इंटरेस्ट को कहां लिखते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन कैसे कह दूं? मैंने कोई चीज बेची थोड़ी है, मैंने कोई चीज बेची थोड़ी है। सर इनकम, फिफ्थ हेड में आएगा। यस, फिफ्थ है। देन मैंने शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीद के बेचे, वो तो कैपिटल गेन है। बट जब तक शेयर्स होल्ड किए, रिलायंस ने अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया एज डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम मेरे लिए क्या है? इनकम। कौन सी हेड? इनकम फ्रॉम अदर अदर सोर्सेस। सोर्सेज। अब यहाँ पे सुयश बंसल आज चुप बैठा है, नहीं तो अगर ये पढ़ चुका होता ना तो मेरी जान ले लेता। सर डिविडेंड इनकम तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। सर डिविडेंड इनकम तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। बट योर स्टेटमेंट विल बी करेक्ट पार्शियली, नॉट फुली। देखेंगे ऐसा क्यों। हाँ, इंडिया में हम कहते हैं मेजॉरिटी डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है, क्योंकि लिमिट इस साल की मेरे को अभी याद नहीं है, मुझे देखनी पड़ेगी। 10 लाख रुपए से कम तक की डिविडेंड इनकम इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर। मतलब if as a shareholder I receive a dividend income less than, sorry, 1 lakh, I think 1 lakh या 10 लाख है, मेरे को लिमिट याद नहीं आ रही। टू दैट एक्सटेंट डिविडेंड इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ने लिखा है। सो कैन वी से ये जितने भी हेड्स ऑफ इनकम आप पढ़ रहे हो, इनमें इनकम टैक्सेबल है अनलेस एंड अनटिल लॉ ने एक लॉ लिख रखा है, फॉलोइंग इनकम्स आर फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। So we'll study that thoroughly and slowly and gradually. But we started with इनकम टैक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हम पैसा कमाएंगे, और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैसे अराइज होती है, और टैक्स पेनल्टीज कैसे लगती है। पेनल्टी आपको क्या सिर्फ थ्योरी में आता है, बट टैक्स लायबिलिटी तक हम करते हैं। और उस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट टैक्स किस पे लगा? फिर भी दिल है हिंदुस्तान या नॉन रिलायबल इंडियन, दो लोग हो सकते हैं ना। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मीन्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रिलायबल इंडियन मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो स्टेटस के बेसिस पे आप पे टैक्स लगता है। सो बिफोर वी कैलकुलेट योर इनकम टैक्स लायबिलिटी, वी नीड टू नो आपका स्टेटस क्या है। आप कौन हो, सुभाष चंद्र बोस या देशद्रोही? मतलब ये मैंने नाम दिए हुए हैं ताकि मेरे को लॉ रटना आसान हो जाए। सुभाष चंद्र बोस मतलब रेजिडेंट, एक टाइप का रेजिडेंट। और देशद्रोही मतलब गद्दार, जो पढ़ता तो इंडिया में और अपनी साइंटिस्ट नॉलेज सारी यूएस को ले जाता है जाके। सो नॉन रेजिडेंट। सो बेस्ड ऑन दैट हम टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करते हैं। सो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता लगेगा? वो डिपेंड करेगा उनकी कंडीशंस पे। बट उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि यार कौन सी इनकम कब टैक्स होती है। तो वो स्टार्टेड विद फाइनेंशियल ईयर। लेट से हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 21-22। इस साल में मैंने कितना पैसा टोटल कमाया, वो कब पता लगेगा? नॉट बिफोर 31 मार्च 22। इस पूरे साल में मैंने कितना पैसा कमाया, आई विल नॉट गेट टू नो बिफोर 31 मार्च 22। तो इस डेट पे रात के 12 बजे तक तो मैं काम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्या मैं सेम ईयर में टैक्स पे कर सकता हूँ? सो आई विल एंड अप पेइंग टैक्स ऑन एट द अर्लीस्ट, अगर मैं जितना मर्जी ईमानदार हूँ, 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। So that's why we say we earn income in 1 year and we pay tax in. So let's write. नहीं अभी नहीं, आप लोग नहीं, मैं अपनी बात कर। 31 मार्च 22, दिस इज द ईयर जिसमें हमने पैसा अर्न किया। और ये जो पैसा अर्न किया, इस पे नेक्स्ट ईयर में डेट्स होती हैं, वो भी इनकम टैक्स बताता है, हम टैक्स पे करते हैं। So can we say we pay tax in next year and we earn income in 1 year. जिस ईयर में अर्न करते हो उसे आप बोलते हो प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उसे आप बोलते हो
तो हम इनकम टैक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं लॉ, वो पढ़ने जा रहे हैं इनकम जो हमने अर्न की फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है 22-23 में, विच इज नोन एज असेसमेंट ईयर. सो टू बिगिन विद टू टर्म्स हमने सीख ली, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. मैंने 21-22 में पैसा अर्न किया, उस पर अब टैक्स कब दूंगा? नेक्स्ट ईयर में. तो जिस साल में टैक्स दूंगा दैट इज नोन एज, तो हमारा इनकम अर्निंग ईयर है 21-22, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 22-23. So we earn income in 1 year, we pay tax in next year. ये रहा बच्चों first definition मेरे notes में. The income which is earned in 1 year is taxable in the next year. The year in which it is earned is called previous year, and the year in which it is taxed is known as assessment year. Now uniform previous year basically क्या है? 98, 99, 1989, 90 से पहले there were different previous year. हर एक अपने अपने बना लेता था. लॉ ने कहा हर एक के लिए मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करूं? इट वाज वेरी डिफिकल्ट. दे सेड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स ऑल एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कोई कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर सकता एज प्रीवियस ईयर. एवरीबडी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फॉलो अप्रैल टू मार्च एज देयर फाइनेंशियल ईयर, आल्सो कॉल्ड प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मींस जिसमें आप पैसा अर्न करो. एंड इट हैज टू बी फॉलोड फॉर ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम. ये नहीं कि सैलरी के लिए आप बोलो अप्रैल टू मार्च, बिजनेस के लिए बोलो जनवरी टू डिसंबर एंड सो ऑन. फॉर एवरी सोर्स ऑफ इनकम योर फाइनेंशियल ईयर विल रिमेन same, which is 1st April to 31st March. It is however not necessary that SSC should keep its books on the basis of previous year. Meaning thereby, आप जनवरी 21 to December 21, जनवरी 22 to December 22 एंड सो ऑन. यानी आप अपनी बुक्स तो किस बेसिस पे बनाते हो? कैलेंडर ईयर बेसिस पे. लॉ कहता है आप अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करते हो मुझे नहीं पता. जब मेरे पास आप इनकम कैलकुलेट करके लाओ वो अप्रैल टू मार्च की लेकर आओ. इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन पंगे लेता ही नहीं है. वो अपनी बुक्स भी कैसे मेंटेन करते हैं? अप्रैल टू. उसका रीजन है, अगर वो खुद कैलेंडर ईयर बनाएंगे इनकम टैक्स के लिए, फिर 9 महीने वहां से उठाए, 3 महीने वहां से उठाए, बार बार बुक्स बनाए, तो वो पंगा ही नहीं लेते. But yes, there are certain multinational company, आपकी knowledge के लिए, they maintain two types of calendar year, financial year, because they are subsidiary to their foreign company. तो when they are subsidiary to their foreign company, तो उनको अपने accounts foreign company के हिसाब से भेजने पड़ते हैं, which is calendar year. So then they maintain two types of books of accounts, one for India, one for outside India. European countries में ज्यादातर है, यूरोपियन में, I won't say all, but certain European countries. But हमें इंडिया से मतलब है. इंडिया में हम बार बार क्या फॉलो करेंगे? And it will remain same for all the sources of income. मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कैसे पैसा कमा रहे हो. What matters is accounting year being financial year, which is 1st April to 31st. Then उसके बाद आता है every financial year has double role to play. इसके ऊपर कई बार आपको 2 मार्कर का डेफिनेशन कोड बना जाता है. अब जरा इसके लिए मैं कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ध्यान देना बच्चों. ये एग्जांपल चाहे बेशक आप लिख लेना फॉर दिस, क्योंकि उसी को आपको इंग्लिश में स्ट्रेच करना होता है. Every financial year has double role to play. जैसे मैं इसको आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ. 1st April 20 to 31st March 21 इनकम अर्न, ये मेरा क्या कहलाएगा? बोलो भाई. थैंक यू. Previous year. जल्दी मत करना बेटा. इस इनकम पे मैं टैक्स कब दूंगा? बोलो भाई. असेसमेंट ईयर बात करो. नेक्स्ट ईयर व्हिच इज अप्रैल 21 टू मार्च 22. इस इनकम पे यहां पे क्या लगेगा? टैक्स. तो ये मेरा क्या बन गया? असेसमेंट ईयर फॉर, असेसमेंट ईयर फॉर, इधर देखो बेटा, असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्न्ड इन
थैंक यू वेरी मच। This will become my assessment year for income earned in 2021. भाई 21-22 में भी क्या मैं हाथ में चूड़ियां डाल के बैठा? पैसा तो तब भी कमाया। इनकम इज ऑल्सो, तो जो इनकम अर्न की उसके लिए क्या बन गया? So can I say yes? Every financial year has double role to play. So for the income earned in the same year, say 21-22, for the income earned in the same year, it will be called previous year. And for the income earned in the previous year, it will be called. This is what they meant by every financial year has double role to play. सर बोल मेरा बेटा। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि मान लो उसी साल में कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, तो उसको यार वो देखो भी तो सारी tax- बातें एक साथ मत कर रहे हो। पहले हम जनरल लॉ की बात कर रहे हैं, आप जैसे चोर उचक्कों की बात नहीं कर रहे। अभी रुक जाओ, आप जैसे लोगों को भी पकड़ेंगे। आज का काम सिर्फ उन क्वेश्चन के ऊपर एम्फेसाइज करना है जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आएंगे। प्रैक्टिकल भी शायद थोड़ा सा स्टार्ट कर पाए, मे बी द लॉ नॉट द मेन। बट यहाँ तक सुयश मैं इतना ही बोलूंगा कि यस, जेनरिक लॉ कहता है जो पैसा मैंने इस साल कमाया उसके लिए तो मैं फाइनेंशियल ईयर हूँ, और जो पैसा मैंने पिछले साल कमाया उसके लिए मैं असेसमेंट ईयर हूँ। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन सेज, और द क्वेश्चन सेज व्हेन इट वाज आस्किंग दैट एवरी फाइनेंशियल ईयर हैज डबल रोल। सो फार सो गुड, ऑलराइट। अब चलते हैं आगे बता। प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस 11th स्टैंडर्ड जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं उनको याद हो, वही सेम एग्जांपल मैं ले। मेरे इस इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ था 13 जुलाई 2003। मेरे इस इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ था 13 जुलाई 2003। 13 जुलाई 2003 और नहीं सॉरी 9 जुलाई 2003 and I became a CA on 13 July 2003. मतलब it was very clear, CA बनूं ना बनूं, ठीक है, सीए बनूं या ना बनूं, मुझे अब जॉब में नहीं जाना। मैं उससे पहले 15 साल 10 साल जॉब कर चुका था, 10 18 9 साल जॉब कर चुका। इट वाज डिसाइडेड कि बस बहुत हो गई जॉब, मजा नहीं आ रहा, नाउ आई वांट टू डू व्हाट आई एंजॉय। सो आई फाउंड माय लव फॉर टीचिंग बिकॉज कॉलेज टाइम पे भी पढ़ाता था। सो आई स्टार्टेड दिस अकेडमी। बड़े पंगे हुए थे, पापड़ बेले थे, 9 जुलाई को ही करना पड़ा। मैं मम्मी को समझा समझा थक गया, मम्मी 1 अप्रैल से ईयर शुरू होता है, इनकम टैक्स मारेगा मेरे। कह रहे पंडित ने बोला 9 जुलाई मतलब 9 जुलाई, मुझे इसके आगे और कुछ नहीं सुनना। ओके, so when I started my business 9 July, so can I say generally we say previous year is of how many months? 12 months. But first year in case of newly set up business can be of less than 12 months. But अब जरा ध्यान से सुनना guys, प्लीज सुनना। 9 जुलाई को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, किसका? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस है। 1 दिसंबर 2003 को मैंने लेट अस एज्यूम रेंटल इनकम भी कमाना शुरू किया। लॉ कहता है रेंटल इनकम कब कमाया, आई डोंट केयर आपकी कितनी उंगली है, उनमें से कौन सी उंगली सबसे पहले स्टार्ट हुई, लेट से बिजनेस इनकम। तो कहता आपका फाइनेंशियल ईयर 9 जुलाई से कम। आप बोलो नहीं रेंटल इनकम के लिए 1 दिसंबर से, उसके लिए तब से, नो, योर फाइनेंशियल ईयर रिमेन सेम फॉर ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम। बट स्टार्ट किस दिन से हो जाता है? जिस दिन इन 5 में से किसी भी एक सोर्स की आपने इनकम अर्न की। सो प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस क्या कहता है क्वेश्चन? द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप 9 जुलाई एज पर माय एग्जांपल, or the date when the new source of income comes into existence. रेफर प्रॉब्लम इसको छोड़ देंगे बच्चों, ये मैं बाद में चेंज करूंगा। एंड एंडिंग इमीडिएटली फॉलोइंग 31 मार्च, बट उसके बाद सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर तो हमेशा कितने महीने की?
12 महीने के। बट सुयश बंसल कहता है मान लो किसी एक साल में वो बीच में अल्लाह को प्यारा हो गया, तब क्या 12 महीने उसने धंधा किया? हमारे लॉ में ये नहीं लिखा, लॉ तो ऐसे ही बोलता है सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इज ऑलवेज और 12 मंथ्स। बट रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो यस, ही हैज इफेक्टिवली वर्क फॉर लेस देन 12 मंथ्स। कब? जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड कब? जब उसने बिजनेस का वाइंड अप किया, लिक्विडेट किया, डिसॉल्व किया। So that is clear. So previous year 12 months, but in case of newly set up business, from the date it comes into existence or the new source of income comes into existence. Now सुयश भाई साहब जैसे ये चोर लोग होते हैं ना हमारे कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आता है। सुयश का एग्जांपल लेते हुए बात करते हैं। लेट से पिछले 15 सालों से सुयश धंधा कर रहा है, बट 31 मार्च 22 वाला ये जो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, इसमें 1 October 22 he took flight to Canada. He is going to take flight to Canada and he is going forever. PR लग गया इसका वहां का। तो भाई हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखो अगर ये ईमानदारी, चोर है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर ईमानदारी से जा रहा है ये भाई, तो इसको 1 अक्टूबर तक इस साल के 6 महीने में जो भी पैसा कमाया है, अगर ये ईमानदार इंसान है, इनकम कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा और उसी साल में देके जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये इंडिया में है ही। इंडिया का इनकम टैक्स से अगर ये एनओसी मांगने जाएगा जब बिजनेस बंद करेगा, तो कहेंगे भैया बिजनेस क्लोज तो कर रहा है, लीगल बिजनेस अगर कर रहे हैं, देखो नंबर 2 वाली बातें मत करना। तो वहां पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन जब मांगोगे लोग कहेंगे भाई इस साल जो पैसा कमाया था उसका टैक्स तो देगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है? वी अर्न इनकम इन 1 year एंड वी पे टैक्स इन next year. It means previous year and assessment year cannot be general statement. Can there be an exception to it? This is one of the exception. This is one of the exception. दूसरी एक्सेप्शन, ये बेईमानी है। इसने डिसाइड कर लिया भैया मैं तो धंधा पानी बेच बाच के चुपचाप वीजा लगवाऊंगा और भाग जाऊंगा। बट वो क्या कहता है ना, ऐसे चोर लोगों का रेड अलर्ट भी हो रखा होता है। इंटरपोल ने पकड़ लिया, कहाँ पे? एयरपोर्ट। चेक किया सारा रिकॉर्ड, और मान लो इंडिया इतना फास्ट हो गया, वैसे तो है नहीं, ऑनलाइन पता लग गया भाई साहब ने टैक्स नहीं दिया, तो कहेंगे तेरी बाकी सारी चीजें ठीक है, टैक्स दे दे उसका तू जा मर्जी। So again, you end up paying tax in the same year in which you have earned the income. Because generally we say we earn in 1 year, we pay tax in next year. So it also become an example of income getting taxed in the same year in which it is earned. Then talk about another example. हिंदी पिक्चर में बहुत बारी देखते हो शिप्स वगैरह दिखाते हैं, शिप आ रही होती है बाहर से, फॉरेन शिप आ रही होती है, गुड्स अनलोड हुए, फिर यहाँ से गुड्स लोड की और चली गई। देखो जो अनलोड किए उससे मुझे मतलब नहीं है, लोड किए पैसा कमाया ना, इंडिया की धरती पे कमाया ना, टैक्स कौन देगा? पापा दे के जाओ। वो कहता भाई तुम्हारे यहाँ तो लॉ है। क्या लॉ है? कि भैया तुम इनकम ऑन 1 year में करते हो, पे नेक्स्ट ईयर। भाई मुझे क्या पता तू नेक्स्ट ईयर वापस अपना वो एक लेके आएगा भी कि नहीं आएगा, तेरा वेस्टर्न इंडिया में वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। सेटल योर अकाउंट हियर इट्स। So I took few examples where we were talking about exception to the general rule, where we earn income in 1 year, but we pay the tax in the same year. Generally, we pay in the next year, but these were the exception. बिल्कुल बच्चों, मान लो फॉरेन शिप इंडिया में आई, शिपिंग बिजनेस है किसी बंदे का, उसने लंदन से गुड्स लोड किए और इंडिया के बॉम्बे में अनलोड कर दिए। अब वो यहाँ से खाली तो जाएगा नहीं, गुड्स यहाँ से लोड कराएगा, तो हमने जो उसको फ्रेट पे किया हमारा एक्सपेंस है, उस फॉरेन शिपिंग कंपनी की, तो वो इनकम उसने कहाँ कमाई? इंडिया की धरती पे। तो टैक्स देना पड़ेगा, और हमें क्या पता तो अगले साल आएगा कि नहीं आएगा, देख रहे। सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ इनकम व्हिच आर टैक्सेबल इन द सेम ईयर इन व्हिच इट इज earned. Is this point clear? लॉक कर दूं? ओके, नाउ
अब ये पॉइंट्स आप पढ़ो खुद से एंड देन हम आगे चलेंगे। पढ़ लो, समझाऊंगा। एलिनेट का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर। सर इसमें जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है वो अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसको पे तो करना पड़ेगा ना, मतलब जिस पीरियड तक वो रहा है उस बच्चों ये फाइनेंशियल उसी ईयर। क्वेश्चन, तभी तो मैंने इसको बोला व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, इट मींस इट विल बी टैक्स्ड इन द ईयर इन व्हिच इट इज अर्न्ड, सो इट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। तो पी वाई इज इक्वल टू ए वाई हो गया। यस, ये क्वेश्चन ही उस पे है वेयर पी वाई इज इक्वल टू ए वाई। ए वाई, ठीक है। जॉइंट वेंचर कि आपने और मैंने एक, हम दोनों की अलग अलग पार्टनरशिप चल रही है, बट मेरे पास मैन पावर है, आपके पास मशीन है, और एक ऑर्डर आया जिसमें दोनों चीजें चाहिए थी उनको। तो हम दोनों ने कोलैबोरेट किया और हमने कहा ये कोलैबोरेट करके जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कमाएंगे, उसके बाद तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो मान लो वो शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब विद इन 6 मंथ वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, हमने प्रॉफिट लिया, हम अपने घर, गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? इसी साल दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम अपने घर में, अपने घर पता नहीं कौन था। ये वेंचर तो कम टू एंड हो गया ना, आर्टिफिशियल एंटिटी तो खत्म हो गया ना, खत्म होने से पहले टैक्स दो। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट था बच्चों, इनकम ऑफ ए पर्सन जो अपने एसेट्स वगैरह बेचता जा रहा है, ताकि उनको बेच के जो भी टैक्स आ रहा है वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। कैपिटल गेन टैक्स तो बनता है, और सारे पैसे हवाला के थ्रू पता नहीं कैसे कैसे आउट ऑफ इंडिया भेज दिया, और अब भागने की कोशिश कर, पकड़ा गया एयरपोर्ट पे। चल भैया टैक्स दे दे, चला जा तू, हमें तेरे से दिक्कत नहीं है, बट तुमने प्रॉपर्टी बेची उसका टैक्स कौन देगा? तो उसने प्रॉपर्टी इंडिया में सेल की थी अब्रॉड से। अब्रॉड से मुझे क्या लेना देना, मैं तो इंडिया की प्रॉपर्टी पे टैक्स मांगू, इंडिया में जो इनकम को अर्न की उस पर टैक्स मांगू। इज दिस पॉइंट क्लियर? भाई साहब इंस्टा बाद में देख लेना सुयश भैया, चश्मे में दिख जाता है यार सब कुछ। नाउ वी टॉक अबाउट टैक्स किस पे लगता है बच्चों, पर्सन पे। और 11th स्टैंडर्ड से मैं पर्सन ऐसे ही बताता था, पर्सन नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। नेचुरल पर्सन लाइक मी एंड यू, वी कॉल देम एज इंडिविजुअल, वी कॉल देम एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देन पर्सन being artificial person form, then association of person or body of individual whether incorporated or not। क्योंकि टैक्स किस पे लगना है, पर्सन पे, तो हमें जानना है कि इनकम टैक्स किस किस को पर्सन बोलता है, इन सबको वो पर्सन बोलता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मींस मी एंड यू। फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं, प्रोप्राइटरशिप फर्म किस में आती है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर इंडिविजुअल। पार्टनरशिप फर्म वेयर 2 or more people are involved comes under firm। then Hindu undivided family where कर्ता being the head of the family, पढ़ा होगा लॉ में, तो वहाँ पापा उनके नाम से रिटर्न चलती है और हम उनके बच्चे, और वहां पे इनकम दिखाते हैं, को पार्टनर्स एंड पार्टनर्स। तो वो आ गया एचयूएफ, वो भी पर्सन है क्योंकि उन्होंने भी पैसा कमाया। उन्होंने पर्सन में हर तरह का पर्सन कवर किया, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स पर्सन पे लगता है, तो वो कहते हैं मेरी पर्सन की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे 5 सोर्सेज में 5वां iOS, जिसमें सारे कवर हो जाए। देन उन्होंने लिया एओपी। सर व्हाट इज एसोसिएशन? मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास इससे बेस्ट एग्जांपल कोई है ही। सोसाइटी फ्लैट्स खरीदते हैं, कौन खरीदते हैं? आपके पापा, मेरे पापा, मैं, अदर देन अस, इवन फर्म्स बाय द फ्लैट्स। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज को वहां रख देती है, रेंटल इनकम, रेंट बचाती है। सो फार सो गुड। सो इसका मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। बट जहां मैंने लिखा और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वहां पे सिर्फ कौन होता है, इंडिविजुअल। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मैं और आप मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बट वी हैवंट रजिस्टर्ड इट एज पार्टनरशिप, सो इट विल बी कॉल्ड बॉडी ऑफ, इट विल बी कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नाउ मेरा लैपटॉप बैग नीचे ला के रखिए।
सर तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच में, एओपी और बीओआई के बीच में? एक मिनट रुक जा बेटा। देख ले आंटी का ही नाम लिखा होगा बेटा। तो एक मिनट हो जाए। ऑलराइट, आप बोलो सुयश बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि एओपी और बीओआई में फिर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। एओपी में इवन आर्टिफिशियल फॉर्म कैन बिकम ए मेंबर, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली ह्यूमन कैन बिकम ए मेंबर। पर सर मतलब काम तो दोनों बिजनेस के ही करेंगे ना। बेटा करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन यही तो उन्होंने दिया कि अगर किसी में एक आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन जाता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वही कॉल इट एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आता है, फर्म भी आता है। बट व्हेन यू से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओनली द ह्यूमंस कॉल्ड इंडिविजुअल। नाउ वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट मींस वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। और सर लोग हाँ बच्चों। एक और डाउट है सर। सर जो प्रीवियस केस जो आप पढ़ा रहे थे ना, जो प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर होता है, उस जो आपने केस लिख रखे थे, उसमें डाउट था कि आप उसमें लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन वो मतलब लेस देन 1 ईयर का ही होता है, फिर कैसे होता है? ऑब्वियसली बच्चों, तभी तो सेम ईयर के इनकम पे सेम ईयर में टैक्स दूंगा। अगर मोर देन 1 ईयर है तो इस साल की इनकम पे नेक्स्ट ईयर टैक्स, और उस साल का जो प्रोपोर्शनेट वो उसी साल। ठीक है सर। लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, ब्रियन मुंबई, जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दीज आर कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। पर्सन में वो भी आते हैं, हालांकि वो पैसा ऑन हमेशा घाटे में ही रहते हैं, बट कहते पर्सन तो है ना। शायद कभी कोई म्युनिसिपलिटी पैसा कमा ले और प्रॉफिट में आ जाए, तो मुझे उससे भी टैक्स चाहिए। कंपनी, कंपनी सबको पता है प्राइवेट लिमिटेड भी होती है और लिमिटेड भी होती है। अब तो 1% कंपनी भी आ गई, अब तो 1% कंपनी भी आ गई। गिन लिए ना, तुम्हें वहां रखते बात होता है। तो निकल जाए बेटा, मेरा बैग नीचे रख दे ना। कंपनी में सब कुछ आ गया। अब 7th पॉइंट देखो बेटा, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द, यानी अगर आप पहले 6 पॉइंट में नहीं आते तो आप किस में आते हो बताओ? अगर आप पहले 6 पॉइंट में नहीं आते तो किस में आते हो? 7। जैसे इनकम, अगर आप पहली 4 इनकम में नहीं आते तो किस में आते? दिस इज व्हाट दे हैव डन द स्मार्टनेस। इफ यू डोंट फॉल अंडर द फर्स्ट 6 कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो इसका मतलब आप पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने 7वां पॉइंट क्या डाला? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी मींस इफ यू डोंट फॉल अंडर 6 यू फॉल अंडर 7 पॉइंट। वो कहते हैं हमें तो टैक्स चाहिए, until they themselves say it is exempt, you are liable to pay tax if you are a person, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? पर्सन पे। और पर्सन कौन है? ये सब। और उसमें 7वां पॉइंट ऐसा है जिसमें हर तरह का पर्सन कवर हो जाएगा, जो ऊपर 6 में कवर। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये मैंने साथ में आंसर्स भी दिए। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा पर्सन जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आता है। कैसे? मैं कहा खुद डेफिनेशन लगाओ। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा है? क्या वो लालाज है? क्या वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? क्या वो ह्यूमन है? ना इंडिविजुअल आया, ना एचयूएफ आया। एचयूएफ में तो करता भी उसमें कड़ा करता। तो आप पहले 6 पॉइंट में फॉल ही नहीं करते तो कहाँ आ गए? 7th। देन कम्स डीसीएम लिमिटेड, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो जैसे ही लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लग गया, इट्स अ कंपनी। देन एबीसी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एबीसी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, सर आपने इसे एओपी क्यों लिखा, बीओआई क्यों नहीं लिखा? कहता है एओपी क्यों लिखा, बीओआई क्यों नहीं लिखा? मैं कहा देखो क्वेश्चन वेग है
और सभी किताबों में इसका आंसर एओपी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी होती है उनके मेंबर्स इंडिविजुअल्स भी होते हैं और फर्म्स कॉल्ड आर्टिफिशियल एंटिटीज भी होती है. That's why unless and until they specifically mention, we treat them as association of person. We treat them as association of person. That's the reason. Then Delhi Municipal Corporation. बताओ क्या? Local authority. Last point. X and Y, who are the legal heirs? बड़े ध्यान से सुनना. X and Y, who are the legal heirs of Z? Z died in 1996 and उसके बच्चों ने business carry over किया as without entering into the deed. तो उसको मैं पार्टनरशिप फॉर्म तो कह नहीं सकता. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये सिंघानिया साहब से पूछा जाए ये पॉइंट मैं आज तक सुयश यस सर. इसका आंसर जो सिंघानिया साहब की बुक है सीए के लिए उसमें दिया हुआ है एओपी. आपकी बुक में भी देख लेंगे क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ. मेरा यहाँ पे सवाल है ये इंडिविजुअल है यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन है जब लॉ के अंदर डेफिनेशन दी हुई है मतलब आपकी बुक में भी है. आई जस्ट शो यू. एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पॉइंट नंबर 9 सेम यहीं से उठाया हुआ देख लो एक भी वर्ड चेंज नहीं है मेरा. और आंसर क्या दिया हुआ है एसोसिएशन ऑफ. क्यों? क्योंकि कहते हैं एओपी और बीओआई वेदर रजिस्टर्ड और नॉट. मुझे तो लगता है अगर एओपी लिखा है आपको स्लैश करके बीओआई भी लिख देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो इंडिविजुअल ही है. रजिस्टर्ड है चाहे नहीं और रजिस्टर तो है ही नहीं तो मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो मेरे को कैसे फर्क पड़ता है? इट इज एओपी. आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज बीओआई बिकॉज दे आर ओनली इंडिविजुअल्स. दे आर ओनली इंडिविजुअल. तो एक बार सुयश अगर मौका मिले तो स्कूल में कॉलेज में जरूर पूछो. ठीक है सर. अगर आपको कुछ वैलिड रीजन दे तो प्लीज डिस्कस विद मी. ओके सर. ऑलराइट. ऑल अबाउट मटा से बात करें जिस साल में पैसा अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर. हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22. रट्टा मार लो क्योंकि हमने उसी के लिए पढ़ा. और उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करते हैं दैट इज कॉल्ड assessment year. We generally follow April to March, but first year can be of less than in case of newly set up business when the business is started or when any source of income comes into existence. उस डे से आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद बाकी 5 हेड की इनकम कब कब ऐड ऑन हुई मुझे उससे फर्क. वो सब की कैलकुलेशन उसी फर्स्ट डे से हो जाएगी जिस दिन पांचों में से कोई भी एक इनकम आपने अर्न कर ली. ना हम कहते हैं बच्चों टैक्स लगता है फिर पापा के मुंह से जैसे जिनके पापा सीए या घर पे भी हैं सुनते एसएससी यार एसएससी ने बड़ा तंग कर रखा. एसएससी हु और व्हाट यू मीन बाय द टर्म एसएससी? एज द वर्ड एसएससी मींस जिसको आप असेस करने जा रहे हो यू कॉल इट एज एसएससी. अब असेस किसे करोगे? जिसने या तो टैक्स पे करना है या जो चोर है मतलब एसएससी इन डिफॉल्ट. मैं तो ऐसे बढ़ाता हूँ या जिसने टैक्स पे कर या जिसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई है या जिसने टैक्स ज्यादा पे कर दिया जिसने रिफंड लेना है. या आप देखते हो आजकल छोटे बच्चों का भी जूनियर केबीसी शुरू हुआ था. डांस इंडिया डांस में छोटे छोटे बच्चे जितना तुम 10 साल बाद कमाओगे वो अभी से कमा के बैठे हो. सही एक्सेप्शन है बट कमा के तो बैठे. भारत सरकार को तो उस पर भी क्या चाहिए. बट दे तो आर माइनर. दे तो आर सुन तो सही दे तो आर माइनर और इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. तेरे पापा मम्मी में ऐड कर दो क्लबिंग. विल बी स्टडी का चैप्टर जो आपको ज्यादातर थियोरेटिकली आता है प्रैक्टिकली आता ही नहीं. इनकम क्लबिंग. तो आपकी इनकम क्लब हो जाती है आपके पेरेंट्स के साथ. किसके साथ? पापा के साथ मम्मी के साथ. जो लॉ कहता है ज्यादा पैसे कमाता है वो भी बड़े स्मार्ट है. देखो अगर तो पति पत्नी में वो आ गई और तलाक हो गया तब तो बच्चे जिसके पास रहते हैं उसी के साथ क्लब होगा. बट जहाँ हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं कहते हैं जो पैसे ज्यादा कमाता है क्योंकि उसकी इनकम हाई टैक्स स्लैब में तो उससे टैक्स ज्यादा मिलेगा. स्मार्ट है वो. तो क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट. तो माइनर की इनकम पे भी टैक्स लगता है. देयर यू आर नॉट एसएससी यू आर इनडायरेक्टली एसएससी. क्यों? यू आर रिप्रेजेंटिंग योर चाइल्ड.
और मे बी समटाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन जिसकी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो रही है, बिकॉज यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम, सो वी कॉल देम आल्सो एज असेसी। तो कहना से मैंने इसको प्यार से ना बचपन से बच्चों को ऐसे सिखाया, क्योंकि रट्टा मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं पर। जिसका भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ही इज असेसी। अब जब मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा आपको अपने आप समझ आ जाएगी। क्या कहता है? इट मीन्स ए पर्सन बाय हुम आईटी, मतलब इट नहीं है ये इनकम टैक्स, और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट, every person in respect of whom any proceeding under the act have been taken for assessing his income, कि उसके अगेंस्ट केस चल रहा है क्योंकि उसने कपला वपला किया हुआ था, या उसने गवर्नमेंट से क्या लेना है? रिफंड। A person who is assessable in respect of income or loss of any other person because of clubbing of income, because of clubbing of income, and it also include assessee in default। चोर पकड़ा गया, so assessee है तभी तो उसने डिफॉल्ट किया, तो assessee in default means assessee itself। So these all are called assessees। अब ये चीज हमें आगे काम आएगी, बट मैं बता अभी से देता हूँ। हमने कहा इनकम निकालेंगे, इनकम पे देंगे टैक्स। कौन सी इनकम टैक्स करूं? अब वो 54 58 थोड़ी काउंट हो। कहते यू राउंड ऑफ योर इनकम इन मल्टीपल ऑफ, यस सुयश बख्शी, सर मल्टीपल ऑफ 10। हाँ मल्टीपल ऑफ 10 तो ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल सर लेते हैं। अब बंसल है सर, बख्शी कर दिया। अरे यार, एक तो सुयश आजकल इतने सारे हो गए ना, मैं सच में बड़ा परेशान। सर मैं तो कॉलेज में खुश हूँ, मैं अकेला ही हूँ। बट मेरे पास तो सुयश बहुत सारे रहते। ओके, बंसल तो एक ही रहेगा। 197 884, तो बताओ क्या लिखूं? 197 8, थैंक यू। 197 885, तो क्या लिखूं? 890। चलो, जो इनकम के लिए कर रहा हूँ, टैक्स के लिए भी वही फंडा है। इन्होंने और वाहियात एग्जांपल लिए हुए जो आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आगे होंगे। ये रे बच्चों एग्जांपल, देख लो अगर आपको किसी को डाउट है तो। पहले वाला 510 क्यों हुआ, समझ आ रहा है? मुझे पैसे कितने हैं मुझे उससे फर्क, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच। मैंने इसलिए पैसों की बात ही नहीं, मतलब मेरे लिए डॉट के बाद क्या है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ यहाँ तक देखना। ये नहीं पहले डॉट को राउंड ऑफ करूं फिर फर्दर राउंड ऑफ करूं, सॉरी। देखो, सबसे पहला एग्जांपल और उसके साथ थर्ड एग्जांपल, पिक्चर अपने, सॉरी उसके बाद लास्ट एग्जांपल, पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं गलत बोल रहा था, इधर देखो, यहाँ पे 514.9 है, उसको राउंड ऑफ कहाँ किया? यहाँ नीचे 524.9 है, उसको भी राउंड ऑफ कहाँ पे किया? सॉरी मैं ठीक बोल रहा हूँ, वो आईएससी बैच में एक टॉपिक होता है उसमें। तो मेरे लिए डॉट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, मेरे लिए सिर्फ यूनिट्स तक रेलेवेंस है। यूनिट अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो राउंड ऑफ टुवर्ड्स सेम इनकम के लिए, और सेम ही जब टैक्स अमाउंट निकल के आएगी। तो हमें 54 58 में बात नहीं करनी ना। बचपन से एक चीज पढ़ते थे, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ये इकोनॉमिक्स आपने भी पढ़ी है, अकाउंट्स नहीं पढ़ा, इसके मैं साथ साथ इकोनॉमिक्स की हेल्प ले रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। बचपन से हमने सीखा था कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था। कैपिटल रिसीट्स ईदर इंक्रीजेस और रिड्यूसेस, रेवेन्यू आगे पढ़ना ही नहीं, रेवेन्यू का मतलब लेमैन। तो रेवेन्यू क्या है? इनकम। इनकम पे तो इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा, बट कैपिटल क्या है? या तो लायबिलिटी रिड्यूस करती है, सॉरी इंक्रीज करती है, या एसेट। तो इस केस में तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। इनकम थोड़ी है, ये तो मेरे एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, ये मेरे एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। बट गवर्नमेंट कहती है कैपिटल रिसीट्स exempt from tax unless and until specifically mentioned, and revenue incomes always taxable unless and until mentioned it is exempt। तो कैपिटल रिसीट पे कभी भी टैक्स उन्हीं पे लगेगा जो लॉ में लिखा होगा, जो हम पढ़े। और रेवेन्यू रिसीट्स पे हमेशा टैक्स सिर्फ उन्हीं पे नहीं लगेगा विच आर एग्जम्प्ट। ये लिखा है बच्चों, कैपिटल रिसीट्स आर exempt from tax unless and until they are expressly taxable,
and revenue receipts on the other hand are always taxable unless and until they are expressly exempt from tax. So far so good. Kulkarni साहब, Yes, sir. anything which you understood? Everything. नंबर तो फिर भी नहीं आते, नंबर के टाइम पे we always say nothing. क्या कह रहा है, मुझे क्यों कह रहे हो, कार्तिक को भी बोलो, उसको भी बोल रहा हूँ, सामने बैठा है. ओके, चलते हैं आगे. सुयश बंसल, कोई डाउट? नहीं सर. ओके, अब आपका नाम बच्चों भूल जाता हूँ. अचिंत्य करें करें. तो do you know the difference between accrual system and cash system? Be blunt, yes or no? नहीं भी आता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता. Approval को कितना तो बाद में आती है, on but not received. On but not received, yeah, absolutely right. Accrual कहता है, जैसे मैं बोलूं ये मार्च का मंथ है, मैंने आपको पढ़ाया बट पैसे तो मिले नहीं. भारत माता कहती है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिले नहीं तो क्या हुआ, कमाया तो मार्च में ना, तो उस पर टैक्स भी कब दो, मार्च. तो एक्रूअल सिस्टम कहता है ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर. ड्यू ही पहले होता है, पहले ड्यू होगा तभी तो रिसीव होगा. तो वो टैक्स लेते हैं ड्यू बेसिस पे. जैसे ही आपने सर्विसेज दे दी, पैसे मिले या नहीं मिले, आपको टैक्स देना पड़ेगा. कॉल्ड एक्रूअल सिस्टम. कैश सिस्टम क्या कहता है? कैश सिस्टम कहता है भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके पापा ने 2 साल तक फीस ही नहीं दी. एज्यूमिंग, जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, मेरे पास आपके अलावा और कोई स्टूडेंट नहीं, तो मेरी ट्यूशन इनकम पढ़ाया था ईयर 1 में, पैसे मिले ईयर 3 में, तो टैक्स कब दूंगा, ईयर 3 में. दैट्स कैश सिस्टम. जब कैश में तब जब आएगा वो मेरा इनकम, जब खर्चा पे करूंगा, खर्चा करूंगा नहीं, खर्चा पे करूंगा, दैट्स एक्सपेंस. उनका डिफरेंस प्रॉफिट. कैश बेसिस का मतलब ये होता है. और एक्रूअल मींस द मोमेंट इट बिकम्स. सो फार सो गुड. अब हमारे कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम, बिजनेस इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये जो दो है, एक बिजनेस इनकम और एक इनकम फ्रॉम, ये रट्टा है बच्चों, ये हमें रट्टा मानना पड़ेगा, मैंने लिख के दिया हुआ है. एक बिजनेस इनकम और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये दो ऐसे हैं जिसमें इनकम टैक्स कहता है एक्रूअल फॉलो करो, कैश फॉलो करो, तेरी मर्जी. बट यस, व्हाटएवर मर्जी यू फॉलो, इट शुड बी फॉलोड. कब तक? जब तक है जॉब, throughout your life, unless until there is a specific reason to change the method. But other than these two, 3 और बचे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनके लिए लॉ कहता है जो मैं सेक्शन में मेंशन करूंगा आप होगा. वो सेक्शन हम धीरे धीरे देखेंगे. सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम का 28 है, आईओएस का सेक्शन 56 है, मेजर इनकम. कैपिटल गेन के सेक्शन 44, 45, बड़े सारे सेक्शन है, 50. सो जहां जो स्पेसिफिक लिखा है वो, आई रिपीट, बिजनेस इनकम और आईओएस लॉ क्या कहता है, एक्रूअल फॉलो कर, कैश फॉलो कर, तेरी मर्जी, बट इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. बट उसके अलावा जो बाकी 3 इनकम बची, उसके लिए व्हाटएवर इज रिटन इन द लॉ बाय गिविंग अ लॉ अंडर इनकम टैक्स एक्ट. सो दिस व्हाट आई हैव गिवन. पीजीबीपी देखो फुल फॉर्म मैंने तभी कहा था, बात देखो, आईओएस according to the method prescribed by notification in the official government. Income under these heads shall be computed in accordance with, in case of income under these method of accounting is not, we have to follow the specific provision under income tax act. So PGPP, IOS, either mercantile system called accrual system. Mercantile is nothing but accrual, और cash system, दोनों में से जो भी फॉलो करो लॉ एक्सेप्ट करेगा. बट बाकी 3 के लिए जो लॉ बोलेगा हमें वो फॉलो करना है. इसको छोड़ दो बच्चों भी, ये टेबल हमारे काम का नहीं है. आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस. जैसे मैंने आपको कहा था बच्चों, टैक्स किस पे लगता है, इनकम कौन कमाता है, पर्सन. पर्सन कौन, 7% है, डिवीजन, एच, फॉर्म,
कंपनी, लोकल अथॉरिटी और AOP भी और at last every artificial judicial person not falling in any of the above category। ये 7 कैटेगरीज है हमारी। अब इन कैटेगरी में पर्सन कौन हो आप, सुभाष चंद्र बोस या देशद्रोही? नहीं, हर जगह नहीं भाई, मतलब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके इनकम टैक्स के रेट्स डिसाइड होते हैं कि कितना % टैक्स लगेगा। उसके लिए मैं आज एक छोटी सी बात करता हूं पहले। इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, इनके लिए जब भी हम इसके लिए पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे हम इससे, बट इन दोनों का लॉ सेम रहता है। लॉ मतलब बाइफर्केशन सेम रहती है। हम कहते हैं एक प्रोग्राम आता था, आप लोगों ने देखा कभी ऑफिस मोटू था, वो हर बात पे बोलता था 2 बातें हो सकती है, पुराने जमाने का था। तो हमारे जमाने में एक ऑफिस आता था, उसमें एक मोटू था, मेरे को नाम नहीं याद क्या था, बट वो हर बात में बोलता था अच्छा ये हुआ तो 2 बातें हो सकती है, अब 2 में ये हो गया तो कोई बात नहीं, अगर ये हुआ तो फिर से 2 बातें हो सकती है। तो इंडिविजुअल भी या तो कौन है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, मतलब डीडी बोले तो देश। तो ये मेरा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको कई बार 7 to 8 मार्क्स का आ जाता है, 5 मार्क्स का भी आ जाता है, सॉल्व फटाफट करने का ये सिंपल सा तरीका है। मैं इसको देश बोल देता हूँ। रेजिडेंट वही मोमोटू कहता था, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या गद्दार है तो हमें मतलब नहीं, क्योंकि गद्दार तो मेरा यार है। रेजिडेंट है तो फिर से 2 बातें हो सकती, ROR RL। सर व्हाट इज ROR? इनकम टैक्स में ROR मींस, ये सारी फुल फॉर्म लिखी है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सर ये उल्टा नहीं लिख दिया ROR के अंदर? कहाँ लिखा है देख बेटा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कॉलेज में कहाँ तक हो गया सुजैश? कॉलेज में सर रेजिडेंशियल स्टेटस के हमने क्वेश्चंस थोड़े बहुत स्टार्ट करे थे। अच्छा भाई देख, इस बार कॉलेज अगर ज्यादा तेज भागेगा तो मेरे पास कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज होता है, ठीक है? तो मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना, मैं जैसे जैसे होगा करवाऊंगा, बट हाँ कोर्स जरूर कंप्लीट करेंगे हम टाइम अब भाई वेल सर बिफोर। और कुछ ना हो, सिलेबस कंप्लीट कर देना बस। सिलेबस जरूर कंप्लीट हो। हाँ सर। दिसंबर में है, दिसंबर बहुत दूर है यार, सितंबर है वापस, अक्टूबर है, नवंबर है, 3 महीने। अभी सिर्फ क्या कहते हैं, अभी इस वीक में सिर्फ 2 क्लासेस रखा हूँ, नेक्स्ट वीक से मोस्ट लाइकली विल हैव 3 क्लासेस। आज वेडनेसडे है ना, कल थर्सडे, कल भी मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर और कोई ऑप्शन बचती नहीं। ROR RL, तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जो चेक करनी होती है, जो हम साथ साथ सीखेंगे आज। तो इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, इधर दे आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है तो कहानी का, रेजिडेंट है तो हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा वेदर ही बी कॉल्ड ROR, और ROR को मैं बोलता हूँ चंद्र बोस, SC सुभाष चंद्र बोस। मतलब ऐसा क्यों बोलता हूँ, सोचो आप सुभाष चंद्र बोस हो, वैसे हम उनके लायक भी नहीं है बट इमेजिन कर लेते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस को मरते वक्त पूछा जाता कि टैक्स कहाँ दोगे, चाहे उन्होंने जहां भी पैसा कमाया, जहां भी कमाया, तो क्या कहते हैं, इंडिया में या अमेरिका में? चाहे अमेरिका में भी पैसा कमाया, उनसे पूछा जाता तो कहाँ टैक्स देते, यानी इंडियन इनकम पे वो कहाँ टैक्स देते, फॉरेन इनकम पे भी वो कहाँ टैक्स देते। मैंने तो अपना लॉ रटवा दिया, कुछ न्यूमेरिकल करने के काम आएगा ये सुभाष चंद्र बोस। बट सुभाष चंद्र बोस कहते हैं भाई मैं इतना भी सीधा नहीं। एक बारी आपने गलती की, मम्मी ने उस गलती का आज एक थप्पड़ मार दिया, कल दोबारा थप्पड़ खाओ, बहुत हो गया। एक गलती का थप्पड़ सिर्फ, एक इनकम पे टैक्स भी सिर्फ, चाहे यहाँ ले लो चाहे अमेरिका में ले लो, अगर एक इनकम पे एक जगह टैक्स लग चुका है उस पर दोबारा टैक्स, दिस इज ऑल अबाउट सुभाष। मतलब ROR की कैटेगरी को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, दिमाग में सिर्फ क्या रट्टा मारा हुआ है, मेरे सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। ये कौन है, गद्दार, ये तो मेरा कभी यार ही नहीं था। इंडियन इनकम है तो भाई इंडियन इनकम है तो इंडिया में टैक्स दिए बगैर तो जान नहीं दूंगा, फॉरेन इनकम में तेरा कुछ बिगाड़ नहीं। तो ये सिर्फ किस पे टैक्स देगा,
इंडियन इनकम। अब धीरे धीरे हम आज तो नहीं सीख पाएंगे, सीखेंगे इंडियन इनकम क्या है, और क्योंकि उसी बेसिस पे तो डिसाइड होगा। सुभाष चंद्र बोस सब पे इंडिया में टैक्स देगा, गद्दार इंडिया की इनकम के अलावा टैक्स। और ये भाई साहब जो है ना, ये याद है चतुर था, एक चतुर, इसको मैं बोल देता हूँ बिन पैंदे का लोटा। जैसे हमारे ग्रुप्स में भी, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं, बड़े, जो भी गाली देती है देखो, बड़े शाणे होते हैं, हमारे साथ हमारे, उसके साथ उसके। या कभी ग्रुप में बात हो रही होती है, आज कौन पिक्चर देखने में इंटरेस्टेड है, ये वाली सड़ी सी पिक्चर होती है, वो देखता है, अगर मेजोरिटी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया ना तो वो भी कर देता है। सो उसको मैं बोल देता हूँ अपनी भाषा में बिन पैंदे का लोटा। वो देखता है ग्रास रूट क्या है, वेटेज किसकी ज्यादा है, तो वो वेटेज के हिसाब से टैक्स देता है। इंडियन इनकम पे तो देता ही देता है, फॉरेन इनकम पे भी वो कभी कभी टैक्स दे देता है। कब? वो उसका ग्रास रूट फाइंड करने की कोशिश करता है। और वो ग्रास रूट हम कैसे देखते हैं वो हम देखेंगे, तभी मैं इसको कह देता हूँ बिन पैंदे का लोटा। तो अगर मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं, आज आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूं और ये बता दूं ये इंडियन इनकम और ये फॉरेन इनकम है, आपको पता है इंडियन इनकम पे तीनों के तीनों टैक्स देंगे। अब मैं आज एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो दोबारा नहीं बताऊं, सीधा क्वेश्चन में देखो, ROR, RNOR एंड NR। हमारी इनकम दो टाइप्स में डिवाइडेड है, इंडियन इनकम एंड इंडियन इनकम पे तीनों टैक्स देंगे। सुभाष चंद्र बोस तो देगा ही देगा, गद्दार बच के कहाँ जाएगा, तो ये तो फिर भी थोड़ा सा रेजेंट है देने। फॉरेन इनकम, ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये कौन है? गद्दार। ये क्या कहता है? शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। तो मतलब अगर क्वेश्चन में पता लगता है इनकम इंडियन है, चुपचाप तीनों में ऐड कर। अगर पता लग जाए इनकम फॉरेन इनकम है, सुभाष चंद्र बोस ऐड कर दो, गद्दार बुरा सपना समझ के भूल जाओ। इसके लिए थोड़ा दिमाग लगा लो, हो जाएंगे मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व। इज दिस क्लियर सुयश कुलकर्णी? Yes, sir. कि ROR, RNOR, NR निकालना भी सीखना है। एंड कई बार दो तरह से क्वेश्चन आता है, तीन तरह से प्रिसाइज। एक कहेगा बस मुझे ये बता दो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा ROR है, RNOR है या NR। फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है, वो आपको बता देता है आप कौन, सुभाष चंद्र बोस हो, गद्दार हो, या बिन पैंदे का लोटा हो। बस आप ये बता दो किस इनकम पे इंडिया में टैक्स दोगे, टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल है इंडिया। और तीसरा क्वेश्चन आता है, जब वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, पहले स्टेटस निकालो और फिर टैक्सेबल इनकम बताओ। स्टेटस गलत तो इनकम गलत। निकालना था उसको सुभाष चंद्र बोस, हमने उसे बना दिया गद्दार, तो आंसर तो सही आएगा ही। तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ के अगर आपने फर्स्ट स्टेप गलत कर दिया तो थर्ड तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि उसका टोटल गलत ही आएगा। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद रेजिडेंशियल स्टेटस आर इंडिविजुअल। सर तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में? नहीं, चैप्टर नहीं है बच्चों, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बिफोर वी कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्संस टू बिगिन विद इंडिविजुअल। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते कैसे। फिर इसी चैप्टर में हमें डेफिनेशन देखनी है बच्चों, गिवन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2। इंडियन इनकम क्या है और फॉरेन इनकम क्या है, हाउ टू क्लासिफाई द इनकम एज इंडियन इनकम एंड फॉरेन। बट वो बात की बात है, आज इंडिविजुअल से स्टार्ट। प्लीज लिखना कुछ मत, ये सारा लॉ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है, आपका मन करे तो लिख लेना। मैंने इसको अपनी भाषा में ऐसे लिखा। अभी लॉ पढ़वा भी दूंगा, पूरी इंग्लिश में पढ़वा दूंगा उसको। मैंने, मेरे को काम तो वैल्यूज का लिख कहता है, अ पर्सन इज सेड टू बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आई रिपीट, सबसे पहले हमने ये देखना वो रेजिडेंट है या। हमारा लॉ कहता है ये जो दो कंडीशन लिखी इसको हम बोल देते हैं बेसिक कंडीशन। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता था, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखना छोड़ दिया, जैसे BC MC ये कुछ नहीं लिखता। 11th और 12th के बच्चे आपको पता ही है कैसे होते हैं, तो इसलिए छोड़ दिया। इकोनॉमिक्स में भी मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते थे ना, तो नहीं लिखता मैं MC।
चलो वापस आते हैं। तो ये दो बेसिक कंडीशन। आप बेसिक कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है बेटा, इनकम किसकी देख रहे हो, 21-22 की या 22-23 की? तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस भी किसका चेक होगा, क्योंकि उसी की इनकम को तो टैक्स कर। तो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे चेक होता है। तो 21-22 बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे को उसी के लिए आगे क्वेश्चन पे काम करता है। 21-22 का अगर मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो मैं अप्रैल 21 से मार्च 22 तक देखूंगा मैं इंडिया में क्या 182 डेज है। इफ आई एम इन इंडिया फॉर 182 days, आई एम कॉल्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम कॉल्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्वेश्चन। ही वॉज इन इंडिया ओनली फॉर 150 days, बाकी अमेरिका, युगांडा, पता नहीं कहाँ था, इंडिया में 150 दिन। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। सेकंड कंडीशन, इंडिया में कितने दिन था 150, व्हिच इज मोर देन 60। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, यू मस्ट बी इन इंडिया। यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है बच्चों, 21-22। या प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, मतलब 21-22। यू मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 days इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 21-22। अब 21-22 के बाद आप हिस्ट्री में जाओ, कितने साल, 4 साल, यानी 20-21, 19-20, 18-19, 17। इसके टोटल डेज काउंट करो। मतलब सेकंड कंडीशन इटसेल्फ हैज टू कंडीशन, करंट ईयर 60 एंड लास्ट 4 years 365, क्यूमुलेटिव कंडीशन। मान लो आप इंडिया में करंट ईयर में तो 150 डेज हो, बट पिछले 4 साल इंडिया में थे ही नहीं, थे भी तो टोटल मिला के 300 दिन। देन आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं मानी जाएगी। सो फर्स्ट भी फुलफिल नहीं हुई, सेकंड भी फुलफिल नहीं हुई, तो आप कौन बन गए, गद्दार। तो कहना है से व्हेन यू डोंट फुलफिल द 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक, none of the basic condition, I will call you as non-resident. बट अगर आपने दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर दी तो यू विल बी कॉल्ड रेजिडेंट। यू विल बी कॉल्ड रेजिडेंट। और जैसे ही आप रेजिडेंट बन गए, मेरा काम बढ़ गया। आई फर्दर नीड टू चेक, क्योंकि रेजिडेंट के केस में या तो आप आर ओ या आर एन आर, या आर ओ या, बट उस पर मैं बाद में जाऊंगा। हम लॉ में एक चीज बड़ी गंदी पढ़ते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन कि जनरल कंडीशन तो क्या कहती है, या तो आप इंडिया में 182 डेज हो, या 60 इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 इन द लास्ट 4 years। बट देयर आर 3 इडियट्स। पिक्चर देखिए, अभी मैं 3 इडियट्स की बात करूंगा। देयर आर 3 इडियट्स जिनके केस में दिस 60 गेट्स रिप्लेस्ड बाय 60 गेट्स रिप्लेस्ड बाय, इट मीन व्हाट द शिट। तुम सीधा ही बोल दो ना यार कि जो 3 इडियट्स की हम बात करेंगे अभी, उनके लिए सेकंड कंडीशन रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट ही नहीं हुई तो सेकंड तो कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने 60 को 182 से रिप्लेस किया, मतलब 182 प्लस 365 इन 4 years। जब आप फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो कभी सेकंड कर पाओगे? तो कहना है से जिनमें 3 इडियट्स की अब बात करने जा रहा हूं, 3 इडियट्स अभी बात करूंगा, और रट्टा मार के रखना है, क्वेश्चन में हमेशा देखना होता है। अगर मैं क्वेश्चन 3 इडियट्स पे कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करना है, मुझे सेकंड कंडीशन चेक, क्योंकि वो मेरे लिए रेलेवेंट है। बट अगर मैं 3 इडियट नहीं, आई कम्स अंडर जनरिक कंडीशन, जनरल कैटेगरी, देन पहली कंडीशन चेक करूंगा, दूसरी तब करूंगा जब पहली फुलफिल, और तब दूसरी में 60 का 60। 3 इडियट्स के लिए 60 का 182 बनने का मतलब 3 इडियट्स के लिए आप सिर्फ पहली कंडीशन चेक करोगे और डिसीजन ले लोगे, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? सुयश कुलकर्णी, बख्शी, सॉरी बंसल। Yes, sir. यस बंसल, क्लियर है पुत्र? हाँ जी सर, क्लियर है। ऑलराइट, नाउ वो 3 इडियट्स कौन है? He must satisfy at least one of the basic conditions, मैंने आपको बता दिया। अब वो कहता है एक्सेप्शन इन द बिलो मेंशन कैटेगरी, द पीरियड ऑफ 60 days
mentioned in point number 2 is replaced by 182. It means for below mentioned category we have to check only the, अब ये कौन है? An Indian citizen leaving India for employment outside India or as a member of the crew of an Indian ship. Crew of Indian not foreign ship. मजे लेते हैं आपके साथ जिंदगी में, वो यहाँ एक एक वर्ड रट्टा मार के रखना, लॉ रटा होगा तभी प्रैक्टिकल हो पाएगा, ये थियरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. So an Indian citizen, who is Indian citizen, who hold Indian passport. An Indian citizen leaving India for employment outside India or as a member of the crew of a ship, or a person of Indian origin, or an Indian citizen who comes to visit India during the previous year. Who comes to visit India during the previous year. करूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन, बड़ा ध्यान देना. During the previous year. During the previous year. Is that clear? Now, who is a person of Indian origin? मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी were born in undivided India. Sir, नाना नानी, नाना नानी भी हो सकते. Maternal and paternal definition लिख के दिए. A person is said to be of Indian origin if either he or his parents or any of his grandparents. Grandparent में दादू दादी नाना नानी सब आ गए, परदादा नहीं आए. Were born in अनडिवाइडेड इंडिया. इंडिया पहली बार डिवाइड कब हुआ था? 1947. बांग्लादेश तो उसके बाद बना है. बांग्लादेश तो उसके बाद बना है. नाउ so two basic condition, one is 182 days, second is 60 plus 365 short term. 365 bracket में 4 जा रहा है. 60 gets replaced by 182, यानी only first basic condition needs to be checked if we are talking about 3 idiots. Indian citizen leaving India for employment outside India, a person of Indian origin, or an Indian citizen who comes to visit India. We talk about only first condition to classify whether the person will be resident or सर जो सेकंड कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, वो फिर चेक ही नहीं होगी ना एक्सेप्शंस में, वही पॉइंट होता है. सॉरी मेरा बेटा, जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो चेक नहीं होगी ना, जो हमारी एक्सटेंडेड कैटेगरीज है, वो चेक ही नहीं करनी ना पुत्र. हाँ, क्योंकि वो तभी तो मैंने कह दिया, उस केस में देखो मैंने लिख के भी दिया, we will only check the फर्स्ट बेसिक कंडीशन. ठीक है सर. now additional conditions. एडिशनल कंडीशंस किसके लिए पुत्र? आरओआर बनाने के. एडिशनल कंडीशन में बोर्ड क्या लिखा है? फॉलोइंग. फॉलोइंग मतलब दो कंडीशन है, दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए. बेसिक कोई भी एक फुलफिल हो गई, यू बिकम रेजिडेंट. बट अगर आपको आरओआर बनना है तो 1 and 2 दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. मान लो एडिशनल में से सिर्फ एक सेटिस्फाई हो, आप आरओआर नहीं, आप आरएनओआर. क्योंकि आर या तो आरओआर बनता है या आरओआर कब बनता है? जब दोनों फुलफिल होते हैं. नहीं, आरओआर एडिशनल के लिए. 182 तो बेसिक कंडीशन है, उसको बेसिक बोलते हैं. बेसिक चेक हो गई, आप आर बन चुके हो, आर बन गए हो, अब आरओआर की बात करो, उसमें एडिशनल कंडीशन. तो आप आरओआर कब कहलाओगे? जब आप, जो भी मैं अभी दो कंडीशन बात करूंगा, दोनों एडिशनल सेटिस्फाई करो. अगर एडिशनल में से कोई एक सेटिस्फाई करते हो या कोई भी नहीं करते, आरएन. एनआर कब? जब बेसिक में से कोई नहीं. इज दिस क्लियर? अब ये एडिशनल कंडीशन क्या है? मैंने इसको ऐसे रटा हुआ. A person must be resident of India for how many years? In the last, ये लॉ में लिखा, मैंने उसको ऐसे रट्टा मारा, 2 out of 10 रेजिडेंट. मतलब ये चेक करने के लिए पिछले 10 सालों की बेसिक कंडीशन चेक करो, क्योंकि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट तो किस बेसिस पे चेक करते हो? बेसिक कंडीशन के बेसिस. बेसिक मतलब 182 या 60 plus 365. एक्सेप्शन है तो सिर्फ 182. So I repeat, first condition टाइप कंसिडर. तो पेपर में कई बार आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि दोनों फुलफिल होंगी या नहीं होंगी. तो आप वो इंग्लिश लिख दोगे, लॉ लिख के आओगे, चेक करने की जरूरत
वहीं से आप बता दोगे फ्रॉम द डेटा फ्रॉम दिस डेट इट इज क्लियर दैट ही फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन, सो ही इज आरओआर. He cannot fulfill any of the additional condition, he is RN. He cannot fulfill the first additional condition, he is RN. वो शॉर्टकट में सिखाऊंगा कैसे जज करते हैं, वो मेरा काम. बट अगर मुझे कभी चेक करना पड़े, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ऑन द फेस ऑफ इट नहीं जज कर पा रहा, तो फर्स्ट पहले चेक करूं या सेकंड? क्यों, मैं बताऊं. सेकंड कंडीशन कहती है गो बैक इनटू द हिस्ट्री फॉर 7 years एंड काउंट द नंबर ऑफ डेज. आर दे 730 और मोर? कम से कम 730 होने चाहिए. तो ये तो ऐसे ही चेक हो जाएगी. उसमें बार बार बेसिक चेक करना है. इसमें तो क्या करना है, पिछले 7 सालों के डेज ही तो ऐड करते हैं जब जब आप इंडिया में थे. और अगर आपकी सेकंड फुलफिल नहीं हुई, फर्स्ट को चेक करके क्या उखाड़, आप बच्चों की भाषा में बोलूं क्या उखाड़, क्योंकि जब तक दोनों सेटिस्फाई नहीं होती मैं आरओआर बोल ही नहीं सकता. इज दैट क्लियर बंसल? यस सर. तो whenever you are checking the additional conditions on the face of it पता लग जाए, हम सीधा घास काट देंगे. बताऊंगा कैसे. नहीं पता लगे, हमें चेक ही करना पड़ता है, तो सेकंड से स्टार्ट करना है. क्योंकि अगर सेकंड फुलफिल नहीं हुई, डोंट वेस्ट योर टाइम इन चेकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल रिमेन RNOR ओनली. ROR बनने के लिए दोनों की दोनों फॉलोइंग मीन्स, दोनों की दोनं एडिशनल कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है. और सर एक चीज और पूछनी थी. तो पूछता बहुत है यार, बोल. ये ROR और RNOR के बाद एक और लिखवाया था कैटेगरी, डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. वो मुझे आज नहीं पढ़ाना. अच्छा ठीक है. वो असेसमेंट ईयर मेरे ख्याल से 21-20 फाइनेंशियल ईयर 2021 से आया. वो आज नहीं सर बात करते. मेरे को पता नहीं है सर, लिखवा दिया था प्रोफेसर ने, इसलिए पूछ रहा था कि है कि नहीं. बिल्कुल ठीक लिखाया बच्चों. वो आपके 2 केसेस हैं. एक में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक में 4 करनी होती है. उसके ऊपर सिंघानिया साहब की बुक में मैंने बड़ी सारी बुक्स देख ली, हार्डली एक एक क्वेश्चन है. वो कहता है ना फॉर्मेलिटी पूरी करना, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला. देखो इंटरनल असेसमेंट में आ जाए बात अलग है, वो हम सिंघानिया से करके डेफिनेटली चलेंगे. क्वेश्चन तो मैं करता ही, बट टेक्निकली उसके ऊपर एग्जाम में पूछने के चांसेस कम होंगे, बिकॉज वो अभी हाईली लाइकली इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके ऊपर लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है. सर जिस तरीके का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आया था ना, कुछ भी आ सकता है. तो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा यार, मना ही नहीं कर रहा. ऑलराइट, सर अब आ जाओ इधर बच्चों. कुछ चीजें मैंने आज पढ़ाई नहीं, वो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रख दी है. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया. और उसके बाद एक चीज और बतानी है. कंडीशन आगे बच्चों 2 एडिशनल के मैंने बताई. यहाँ पे ये नोट बड़ा जरूरी है. वो कहता है भाई डेज काउंट करने में तो बंदे की हालत पतली हो गई. हिसाब रखें 24 घंटे का एक दिन. लॉ तो ये कहता है 24 घंटे का एक दिन. कहता है अगर हिसाब नहीं रख सकते ना, इंडिया में जिस दिन उतरे, इंडिया से जिस दिन गए, दोनों काउंट होंगे. आप कहोगे कर ले यार, मैं ये थोड़ी रखूंगा लॉग बुक की तरह, इतने बजे इतने घंटे पे आया और ये. ठीक है, कोई रखता भी नहीं. तो जनरली जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल काउंट द डे व्हेन यू लीव इंडिया एज वेल एज व्हेन यू एंटर इंडिया. वो कहते हैं ना वो ओपन क्लास इंटरवल और क्लोज क्लास इंटरवल पढ़ते थे ना सेट्स में, 11th में पढ़ा था ना सेट्स. ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे ये क्या रहता है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम बोथ साइड्स. अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं, अब मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया सुरेश, तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स बीच में आ जाता है. क्या करूं, अभी तक तो मैथ्स से बचा हुआ था. ओके, एक आधा क्वेश्चन करते हैं आज पहले, और रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. सर ये टैक्स में सेक्शन भी रट के जाने पड़ेंगे. नॉट एग्जैक्टली, मेजर सेक्शन होंगे वो मैं बता दूंगा. अच्छा एक चीज सूरज बंसल भैया, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम भी होता है, बट आप उसको कई बार मिस यूटिलाइज कर जाते हो. इनकम टैक्स इतना वास्ट है, मुझे नहीं आता 80% से ज्यादा. कोई टीचर बोले उसे 100% आता है, वो भगवान है. मैं हमेशा ही कहता हूँ आई डोंट नो द टैक्स मोर देन 80%. 20% शायद मुझे भी नहीं आता हो, बट बेस्ड ऑन माई 20 years एक्सपीरियंस सिर्फ इतना कह सकता हूँ, टैक्स में हम जितना मेरे साथ करोगे पहले उसको अच्छे से कर लेना,
उसके बाद जो मर्जी करते रहना। और हर दिन एक जैसा नहीं होता बेटा, हर दिन रोजा नहीं होगा ना, कभी दिवाली भी होगी। कॉर्पोरेट में रोजा थे, भूखे मर गए, बट अब दिवाली आएगी। ओके, मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन उठाया बच्चों, ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया है। ऑल थैंक्स टू सुयश बंसल, जब तक आपके पास बुक नहीं आती है। ओके, कहता है क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन को सिर्फ जज करना है हमने और अंडरस्टैंड करना है। आंसर तो मैं वहां पढ़ा दूंगा। 19B1, एक्स लेफ्ट इंडिया, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अपने दिमाग में जब आपके पास बुक हो जाएगी। बुक में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 अप्रैल 2020। ध्यान दो बच्चों, 11 अप्रैल 2020, 11 अप्रैल 2020 falls in financial year 2021. Am I right? अब मैं ये पढ़ के मेरी आदत है फुल स्टॉप कॉमा एंड, आप पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हो। फुल स्टॉप कॉमा एंड मेरे दादू कहते थे टेक अ पॉज, तेरे को जो समझ आए तू कर ले। मैंने भी कर लिया। मैंने कहा मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 21-22, स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 21, एंडिंग ऑन मार्च। इसका मतलब पिछले साल पहली बार वो इंडिया से बाहर गया, उससे पहले तो इंडिया में मर रहा था। तो अगर ये बंदा रेजिडेंट बन गया तो ये पक्का ROR है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में हमेशा वो इंडिया में था रेजिडेंट। लास्ट 7 ईयर में 730, 730 तो कितने ज्यादा, सारा टाइम तो इंडिया में पड़ा था। तो इसका मतलब बस मुझे टेंशन है ये बस गद्दार ना हो। अगर ये गद्दार निकला तो क्वेश्चन खत्म। अगर ये निकला रेजिडेंट तो बिना सोचे समझे मुझे पता है ये दोनों एडिशन कंडीशन सेटिस्फाई, because he left India for the first time in the last year, barring the previous year, all of the time he was in, so he definitely satisfy both the additional condition. But वो बात की बात है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। मेरे दिमाग का फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशंस को चेक करना। तो क्या लिखोगे आप, 182 और 60 प्लस, शट अप, रुक जाओ जरा। Now I need to read further. Is he a person of Indian origin? No, he is not visiting India. तो एक्सेप्शन नंबर 2 और 3 में आता ही नहीं। Is he leaving India for employment outside India? Let me check. During the financial year he comes to India. During the financial year he comes to India on October 2 for a period of, जल्दी मत करना बच्चों, for a period of, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ सुयश, ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो लिखे ना वो क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पर्सन 3 इडियट में फॉल करता है? सुयश बंसल। सर 1 सेकंड का टाइम दोगे? बिल्कुल बच्चों, 1 मिनट का टाइम दूंगा, सारे लोग सोचो बेटा। पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, दिमाग से बोलना था। नो, ही डज नॉट फॉल अंडर 3 इडियट। ही इज नॉट लीव, ही हैज नॉट लेफ्ट इंडिया, चाहे फर्स्ट टाइम ही छोड़ा था, कहीं लिखा था फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया? नहीं। देन ही इज कमिंग टू इंडिया, he came back to India, he came to India। उसने ये थोड़ी बोला ऑन ए विजिट, कहीं लिखा, कहीं लिखा ऑन ए विजिट? नहीं गाइस, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, who comes to visit India। इसका मतलब ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है, या तो ये वाली कंडीशन या फिर, बट ही केम टू इंडिया ओनली फॉर, सो ही डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि आपके इस आंसर पे डिपेंड करेगा। देखो जो उन्होंने लिख के बताया, ही डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि अगर वो एक्सेप्शन में होता तो कहते ही डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, क्योंकि उसमें सेकंड रिडंडेंट है, क्योंकि सेकंड में 60 गॉट रिप्लेस्ड बाय 182। इज दैट पॉइंट क्लियर कुलकर्णी? Yes, sir. So he becomes a Suyash Bansal, is that clear? यस सर। सर तो मतलब हम फर्स्ट नहीं लिखेंगे, इसमें कोई भी बेसिक कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि any word का मतलब क्या है कि ना वो दोनों ही हो फर्स्ट गए। सेटिस्फाई कर पाया ना वो सेकंड सेटिस्फाई कर पाया। थैंक यू। ठीक है सर। नाउ 19P2 पे आ गया बच्चों। आंसर आपके पास है बच्चों, मेरे को समझाना है उसको।
आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बिकॉज आई जस्ट हैव टू रश। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल की क्लास हम करेंगे 6:30 6:15 तक आ जाना आप लोग, क्योंकि वो लोग आजकल 2 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ाने नहीं देते, तो छोड़ दूंगा उन्हें, एग्जाम चल रहे हैं ना फिर। एक्स वॉज बॉर्न इन चेन्नई इन 1993। ओके, 1993 is not undivided India. Later on, he migrated to Canada in June 2010 and took the citizenship of that country with effect from 26 Feb 2020. भाई इंडिया में तो वो है ही नहीं। इधर सुनो, 2020 तक इंडिया में तो वो है ही नहीं। पिछले 10 साल की बात करो, 1993 से पहले था। मैं तो पिछले 10 साल से ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे पहले से बताया ये बंदा कभी ROR बन ही नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड, जो आपको इंटरप्रेट करना है, ये बंदा कभी ROR बन ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा RNOR बन जाए, वो भी कब, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे। दिस इज व्हाट केम टू माय माइंड फर्स्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन बंगाल। भाई बंगाल तो डिवाइडेड इंडिया का पार्ट है, 1960 की बात कर रहा हूं। 1940 लिखते तो मान लेता। However, his grandparents were born in, a person is said to be a person of Indian origin if he or his parents or his grandparents were born in undivided India. Undivided. So he was born in undivided India, his grandparents. So he is a person of, Indian origin. now he is coming to India for he is an exceptional person. तो जब आप लॉ लिखोगे, टू बी, इधर देखो बेटा, टू बी कॉल्ड रेजिडेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, लॉ में लिखने के लिए बता दोगे, बट बाय राइटिंग दिस आपने क्लियर कर दिया कि डिसीजन विल बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कंडीशन। डिसीजन विल बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कंडीशन। अब लिखते दो। अब अगेन, ड्यूरिंग अर्लियर 4 years, मुझे उससे मतलब ही नहीं, पहाड़ में जाना। He was in India for a visit of only 110 days. So he is that clear, Kulkarni? Suyash Bansal? Yes, sir. X is presently a foreign citizen, citizenship on his grandparents, so he is a person of, during the previous year he was only in India for, he falls under special case। पेपर में स्पेशल केस 2 टार में लिखा, पेपर में आपने अपना लॉ ऐसे सॉर्ट, फिर आपने लॉ लिख दिया टू बी कॉल्ड रिलेटेड इधर 182 days, और इंग्लिश में लिख के 182 + 365 in the last। He falls under exceptional category, that's why it is 182. Since he does not satisfy any of the basic condition, any नहीं, the first basic condition, क्योंकि सेकंड तो नाम के लिए लिखी है, he becomes a non-resident. Rest will continue in the next class. भाओ बदल साहब, मैं जाऊं? Yes, sir.